लोअर लेवल से कुछ रिस्पाइट वगैरह आया होगा, क्योंकि आज के इंटरडे लोज 870 के थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शुरुआती डिप्स के बाद से बहुत टाइट दायरे में लोअर लेवल्स पे ही भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं, कोई दमखम नहीं दिखा पाए। और ये बैक टू बैक आपकी स्क्रीन्स पे हफ्ते का चौथा ट्रेडिंग सेशन आज है और चौथा दिन है दबाव का, गिरावट या कमजोरी के साथ कामकाज का। और आज तो खैर इंडिकेशन सुबह ही मिल गए थे हम सबको जब सो के उठे होंगे। यूएस के मार्केट्स में 2.5 से 3.5% का दबाव था, फेड पॉलिसी का आउटकम सामने था। वो मार्केट्स, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, इस तरह से करेक्टिव मोड में गए तो बट ऑब्वियस था। सुबह एशिया, और हम अकेले नहीं है, अक्रॉस एशिया, अक्रॉस ग्लोब इसी तरह का दबाव है। फेड ने दरअसल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि दरों में कटना तो एक्सपेक्टेड था, पर फ्यूचर प्रोजेक्शंस पॉलिसी कट्स के क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट था, और वही मामला गड़बड़ा गया है। फेड बहुत हॉकिश हो गया है। अब वो 4 कट्स 2025 की बात की जगह सिर्फ 2 बार 25-25 बेसिस पॉइंट्स के कट आएंगे, ऐसा लग रहा है अभी। तो सारे समीकरण बदल रहे हैं। ऊपर से ट्रम्प साहब आने हैं, तो यूएस में तो सीरियस मुनाफा वसूली थी, और उसका खामियाजा बाकी सारे मार्केट्स झेल रहे हैं। हम पहले से वीक थे, हमारी वीकनेस और एग्रवेट हो गई आज के ट्रेडिंग सेशन में। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म से ये मतलब नहीं हरे में है, दबाव में ही है, लेकिन हाँ उतना दबाव नहीं है जितना इंडेक्सेस या बेंचमार्क्स में दिख रहा है आपको। लो लेवल से रिकवर कर गए, ब्रेथ रिकवर कर रही है। तो शुरुआती गिरावट जो 1:7, 1:8 का रेशियो एक समय था, वो रेशियो इंप्रूव हो रहा है। अब तो 1:2 का है, डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन रेशियो इंप्रूव हुआ है। तो लो लेवल से कुछ ब्रॉडर मार्केट संभले जरूर है, लेकिन वीक सेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। वही बैंक्स, वही फाइनेंशियल्स फिर वीक हैं। जोड़ दीजिए उसमें आईटी, मेटल्स का तड़का, ये पॉकेट्स हैं सबसे ज़्यादा दबाव बना रही हैं। लेकिन ऐसे में जब बाजार सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ता चला गया, वो 24,800 प्लस के आसपास से मुनाफा वसूली जो आई, आज 23,800 की दस्तक देने चले गए हम लोग। इस तरह का दबाव आ गया चुनिंदा ट्रेडिंग सेशंस में। तो मार्केट्स का ओवरऑल पोजिशनिंग मूड है कैसा, ब्रिजेश से जान लिया जाए। ब्रिजेश जी हाय, गुड आफ्टरनून। मूड बिगड़ा हुआ है ब्रिजेश जी, मजा आ नहीं रहा स्क्रीन्स को देख के। वो फ्राइडे भी बहुत वोलेटाइल सेशन, उसके बाद से ऐसा लगा चलो फ्राइडे का लो डिफेंड हो रहा है। अब तो वो भी सब गया, अब तो 24,000 के नीचे चले गए। क्या लग रहा है, पोजीशनिंग कैसी? और कहने के लिए ओवरसोल्ड है आरएसआई पे, कहने के लिए ओवरसोल्ड है पुट कॉल रेशियो के लिहाज से, पर वो सब मायने नहीं रखता जब इस तरह की सेलिंग आती है। कहीं तो थमेगा, कुछ तो आप लोग व्यू बना रहे होगे निफ्टी पे। क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी को लेकर? ओके, हाँ, गुड आफ्टरनून। सो डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि हम ये तो मानते हैं कि ओवरसोल्ड में है, पीसीआर काफी 0.5 के आसपास आ चुका है, तो वो लॉजिकली वो हो सकता है कि वो सपोर्ट की नजर से देखा जा सकता है। बट देन डायरेक्शनली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऊपरी तरफ से सप्लाई आया है, तो ऑब्वियसली एक सप्लाई है ऊपर, रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। 24,700 24,800 का जो लेवल है। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि पिछला फ्राइडे जो रिकवरी आया था, वो रिकवरी देख के तो ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि अब यहाँ से पहले एक तो उछाल आएगी मार्केट में, एक बाउंस आएगा, शॉर्ट कवरिंग की काफी अच्छे प्रोबेबिलिटीज थे मंडे, ट्यूसडे और कल का दिन पे जो फॉल आया, उसके बाद जिस तरह से इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब फ्राइडे को जब मार्केट संभला था, तब इंडिया विक्स भी 13 के आसपास आ चुका था। तो हमारा ये मानना था कि अभी शायद इंडिया विक्स सेटल हो जाएगा, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी और फिर शायद हम थोड़े एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। बट देन जिस हिसाब से हमने मंडे ट्यूसडे का सेशन में हमने देखा कि एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और आज जो गैप डाउन हुआ है ग्लोबल मार्केट के चलते, तो अभी फिर हम इसको एक बार टेक्निकली फिल्टर कर लेते हैं। तो आज हम कहीं ना कहीं 200 दिन के मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आके रुके हैं। 23,800 का लेवल है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर आज कल में अगर 24,000 के ऊपर एक बाउंस बैक आता है, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हो सकता है कि और एक वीक हम संभाल सकते हैं। साइडवेज जो है इमीडिएट नेगेटिव बायस नहीं होगा। और मुझे अगर मेरा व्यू चेंज करना है, अगर यहाँ से अगर मुझे डायरेक्शनल व्यू अगर मंदी, या फिर यहाँ से मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ से अभी नया तेजी नहीं देख सकते, तो जो 21 नवंबर को जो हमने लो देखा था, जब ऑलमोस्ट 23,260 के आसपास निफ्टी आया था, उसके बाद एक हम फिर से तेजी देखे थे, तो 23,200 का लेवल है। तो बाई एनी चांस अगर 23,200 अगर समझ आने वाले दिनों में, या फिर ये मंथली एक्सपायर में 23,200 अगर मार्केट नहीं होल्ड करता है और उसके नीचे क्लोज जाता है,
तो हमें डेफिनेटली जो जैन का जो सीरीज ओपन होगा उसमें हमें बोलना पड़ेगा कि सेल ऑन प्राइस की एक मार्केट हो जाती है, एंड फिर शायद वहां से हम अच्छा खासा एक करेक्शन की बात कर सकते हैं। तो हो सकता है 5-8% इंडेक्स पे हम स्टार्टिंग से डायरेक्टली 10% वगैरह नहीं बात करेंगे, बट देन 5-8% का करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो 23,200 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये लेवल टूटता है तो मैं मेरा डायरेक्शनल व्यू चेंज करूंगा। अभी आज का जो सिनारियो है, आज के सिनारियो में मार्केट ने एक 200 दिन के आसपास फिलहाल तो सपोर्ट लिया हुआ है। आज और कल का वीकली क्लोजिंग है, काफी महत्वपूर्ण क्लोजिंग है। अगर 24,000 सस्टेन कर जाता है तो हम फिर से वो रेंज बाउंड की बात करेंगे कि 24,000 का रेंज होगा। सो सेक्टर्स की अगर एक बार बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि रियलिटी और आईटी ये दो स्पेस है जहां पे स्ट्रक्चरली उसका जो फॉर्मेशन है काफी स्ट्रांग पॉजिटिव है। तो ये सेक्टर चल सकते हैं, तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। निफ्टी का वीकनेस मैंने आपको बताया, 23,200 के नीचे अगर बाय एनी चांस क्लोज आता है तो फिर मैं मेरा डायरेक्शनल व्यू चेंज करूंगा। ओके, मैं आता हूँ आपसे, फिर से रिकनेक्ट करूँगा आपके आउट पिक्स वगैरह पे। लेकिन मनीषा जी स्टूडियोज़ में नज़र आएंगे आपको। इस बार के जो ट्रेड के डेटा आया था उन आंकड़ों में बड़ा अजीब सा मामला सामने आया। जब वो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इस हफ्ते की शुरुआत में रिपोर्ट हुआ था 38 बिलियन डॉलर्स का, रिकॉर्ड हाई नवंबर का आंकड़ा था। उसमें इंपोर्ट्स तगड़े आए थे और उसका रीज़न था गोल्ड का बहुत तगड़ा इंपोर्ट हुआ था और उसने सारे समीकरण शायद बिगाड़ दिए थे। कल शाम से लेकिन एक अपडेट आ रहा है कि हो सकता है गणित गड़बड़ा गया है, कैलकुलेशन एरर हो गई है सरकार के द्वारा और उसको शायद रिविजिट कर रहे हैं। ये मामला है क्या? ये गणित गड़बड़ा कैसे गया? क्या कहानी है मनीषा जी? गुड आफ्टरनून आपको। आपको भी आशीष। ऑफ कोर्स चौंका देने वाली बात है। देखिए, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डेटा जारी करती है और इंडियन मार्केट्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थोड़ा लैग से आती है, और एक दूसरी एजेंसी है मेटल फोकस जो भी अपना मंथली क्वार्टरली डेटा यहाँ पर जारी करते हैं। अब जो बाकी एजेंसीज हैं जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हो गया या इब्जा है, जो बाकी के एसोसिएशंस हैं, वो सब के सब मेटल फोकस का डेटा यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप इस पूरे साल का डेटा उठाकर देख लें तो हर महीने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस है, आधे एक टन का, जो चल जाता है दोनों एजेंसीज के बीच में। लेकिन अब आप देखिए नवंबर का डेटा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो कल जब हमने मेटल फोकस का डेटा देखा तो उन्होंने कहा कि नवंबर का जो इंपोर्ट है वो 136 टन है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर हमें बताया कि 173 टन का इंपोर्ट हुआ है। तो क्लियरली ये जो 40-42 टन का डिफरेंस था, इसको हमने अब मार्केट के लोगों से बात करनी शुरू करी, जिन्होंने हमें बताया कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा में यहाँ पर ये 40 टन 2 बार काउंट हो गया है, क्योंकि एक बार तो ये फ्री ट्रेड जोन में सोना आया और उसके बाद जैसे ही वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आया शायद उसकी काउंटिंग यहाँ पर दोबारा हो गई और इसलिए यहाँ पर ये एक दिक्कत बनती हुई नजर आई है। क्लियरली हमने एक बहुत बड़ी हेडलाइन यहाँ पर सोने की तरफ से आते हुए देखी कि ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाइज पर है, रुपए में उस वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और कल जैसे जैसे ये डेटा सामने आता गया और हमने मिनिस्ट्री को भी ये डेटा भेजा, हमने क्वेरीज भी वहाँ पर करी और शाम तक फाइनली ये खबर सरकार की तरफ से आई कि वो यहाँ पर प्रोबेबली, और ये गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू है, डायरेक्टली यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है, लेकिन वो इसे देख जरूर रहे हैं क्योंकि कस्टम का डेटा आपको यहाँ पर देखना होगा। जो सोना एक बार आया है वो वहाँ पर काउंट हो जाएगा, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो फाइनल नंबर्स निकल के आ रहे हैं, जो वो फ्यू बिलियंस डॉलर्स की बात यहां पर की जा रही है, बाजार ने तो ये भी कहा कि जुलाई में जब ड्यूटी कट हुई है तो उसके बाद बहुत ज्यादा इंपोर्ट यहां पर आया और शायद तभी से यहां पर गणित डगमगाया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेजर डिफरेंस है वो यहां पर नवंबर में है और वो भी इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ और इतनी बड़ी ज्यादा वहां पर डिस्पैरिटी आई, तो उसकी वजह से यहां पर सबकी नजर गई है। तो अब माना यह जा रहा है कि एक बार कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री और कस्टम का डेटा जब यहाँ पर वापस से रिकैलकुलेट किया जाएगा तो शायद हम यहाँ पर ये नंबर थोड़ा घटता हुआ देखेंगे। लीजिए भाई साहब, तो हो सकता है फिर हालात बेहतर दिखे एटलीस्ट ट्रेड फ्रंट पे। रुपया तब से कमज़ोर था, रुपया फिर डॉलर इंडेक्स के उछाल के चलते आज 85 के पार चला गया है। विजय से जानेंगे अगर रुपया ट्रैक करते हैं तो ब्रेक के उस पार उनका रुपये पे व्यू क्या है और उनके पिक्स। मनीषा जी थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बात सच है, बाजार में चौतरफा बिकवाली है, पर आपने नोटिस करा होगा इस गिरते बाजार में फिर से वो क्विक कॉमर्स कंपनी जो हाल में लिस्ट हुई थी स्विगी, रडार पे इन ग्रीन ट्रेड कर रही है, जब बाजार में अक्रॉस द बोर्ड इस तरह की सेलिंग प्रेशर बन रहा है।
वजह शायद है कि जेपी मॉर्गन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट इस स्टॉक पे आई है। पर जेपी मॉर्गन क्यों बुलिश हो रहा है, क्या कह रहा है, इस पे बातचीत करने के लिए श्रेया आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। श्रेया हाय, गुड आफ्टरनून, क्या कह रहा है जेपी मॉर्गन? गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल गिरते बाजार में स्विगी जैसा स्टॉक एकदम ग्रीन पर ट्रेड कर रहा है। 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज हमें देखने को मिल रही है। जेपी मॉर्गन स्टॉक पर बुलिश है, ओवरवेट की कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 730 रुपये प्रति शेयर कर दिया है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और इनफैक्ट आज के भी ट्रेडिंग प्राइस से देखें तो 20% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में जेपी मॉर्गन को नजर आ रहा है। देखिए, फर्म का मानना है कि कंपनी दोनों ही सेगमेंट, अपनी फूड डिलीवरी सेगमेंट और क्विक कॉमर्स सेगमेंट दैट इज इंस्टामार्ट, उस पर अच्छी खासी तेजी से काम कर रही है। साथ ही क्रिटिकल स्केल अचीवमेंट से कंपनी अब जल्द प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, ये जेपी मॉर्गन ने अंडरलाइन की है। अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी कर सकती है, क्योंकि जोमेटो से अगर आप कंपेयर करें तो स्विगी 32 से 42% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है और ये तमाम वजह है जो स्विगी को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहे हैं। 730 के टारगेट्स, यानी कि इस समय जो करंट भाव है 585 का पकड़ लूं तो अभी भी 25% का अपसाइड यहां से जेपी मॉर्गन को नजर आता है। श्रेया थैंक यू सो मच, बढ़िया मूव। स्विगी में 1.5% उछाल, एक बार जोमेटो भी दिखाएगा स्क्रीन पे, उसने भी बीच में बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करा था स्विगी के साथ साथ। आज थोड़ा सा पस्त, लेकिन हाँ मार्केट्स के लिहाज से तो आउट परफॉर्मेंस ही कहेंगे, लेकिन हाँ पस्त है, 1% के आसपास का दबाव यहाँ पे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का एक क्विक अपडेट और साथ साथ एक बढ़िया सा इंटरैक्शन। चलिए, अब वक्त है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है, जो बेहतर निवेश की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खास तौर से डिजाइन की गई है। हमने सीएमटी और मार्केट स्कैनर के फाउंडर विशाल मेहता से बात की और समझा लो लिक्विडिटी पीरियड्स में ट्रेड करने से जुड़े रिस्क क्या होते हैं। सुनिए। विशाल, एक बात बताएं, ये लो लिक्विडिटी पीरियड्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना रिस्की होता है? आपको जब भी एंट्री लेनी होती है तभी तो आपके पास भरपूर लिक्विडिटी होती है, लेकिन जब भी आपको एग्जिट लेनी है तभी आपको पता चलेगा कि भाई लिक्विडिटी कहाँ गई। क्योंकि यूजुअली आपका जो एग्जिट सिग्नल्स आते हैं, आप जब भी बाहर निकलना चाहते हो अपने ट्रेड के वहाँ से, तभी कोई एक पैनिक सिनेरियो होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन सब ट्रेडर्स अपने जो ट्रेड है उसको रोक के रखते हैं और आपको पता चलता है मैं एंट्री तो हो गया चक्रव्यूह की तरह, पर बाहर कैसे निकलूं। तो लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए मार्केट में एंड स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप अपनी हेड स्ट्रेटेजी से कभी भी काम करोगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे।